Good morning students. Again I am here Vichitra Kumar. Today I'll teach you business studies of 12th class. तो जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि एलपीजी क्या था, गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें उसमें करी। अब इसी एलपीजी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं बुक में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 थी इसी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, क्राइसिस ऑफ जून 1991 है ना, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई वो किन चीज़ों को देखने के बाद अप्लाई की गई या उस समय इकोनॉमी की कंडीशन 1991 में क्या हो गई थी, तो वो हम पढ़ेंगे। अ सीरियल फिजिकल क्राइसिस इन विच फिजिकल डेफिसिट रीच्ड द लेवल ऑफ 6.6% ऑफ जीडीपी इन 1990 to 91। ठीक है, तो जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, यानी जब हम ऐसा बजट बनाते हैं, ऐसा होता है कि खर्चा ज़्यादा है मगर इनकम कम है, तो हम उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.6% तक बढ़ गई। इंटरनल डेप्ट रोज टू अबाउट 50% ऑफ जीडीपी विथ इंटरेस्ट पेमेंट ड्रेनिंग अबाउट 39% ऑफ टोटल कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इंटरनल डेप्ट है, जो कर्जा और लोन सरकार ने लिया हुआ था, वो 50% तक बढ़ गया जीडीपी के, जिस पर ब्याज वगैरह मिलाकर 39% तक सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल जितनी इनकम हो रही थी, कमाई, वो उसी में चली जा रही थी। 39% कमाई कर्ज में ही चली जा रही थी। जीएनपी ग्रोथ रेट फेल टू 1.4% फ्रॉम द पीक लेवल टू 10.5% इन 1988 to 89, है ना। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोथ रेट फेल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की रेट यानी जो तरक्की होती है, ग्रोथ होती है, उसका रेट 1.4% कम हो गया और बाद में वो 10.5% तक पहुंच गया। होना क्या चाहिए कि ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, यहाँ कम हो गया था। ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रमोशन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शोड नेगेटिव ऑफ 2.8%, 5.3% एंड 0.1% रिस्पेक्टिवली। तो एग्रीकल्चर का जो प्रमोशन था, जो प्रोडक्शन हो रहा था, वो 2.8% कम हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.3% कम हो गया, और जो फूड ग्रेन्स बीच में दिखा रहे हैं, तो ये सारी कुल मिलाकर तीनों चीज़ें ही सारे सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो गया। देन इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन बोथ द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एट 13 to 14%। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई का रेट 13 to 14% तक बढ़ गया। फॉरेन ट्रेड श्रंक इंपोर्ट्स इन टर्म्स फॉलिंग बाय 19.4%। जो फॉरेन ट्रेड हम करते हैं, मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट श्रंक यानी कम होना, सिकुड़ना, तो इंपोर्ट कम हो गया 19.4% तक और एक्सपोर्ट 1.5% तक कम हो गया। जो रुपये की वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में, यानी कि कितने रुपए में $1 आएगा, वो रुपये की वैल्यू और कम हो गई, 26.7% और कम हो गई रुपीस की वैल्यू, यानी और ज़्यादा रुपए दो अगर आपको $1 खरीदना है। जैसे अभी 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है ना, तो 80 रुपये देंगे तो आपको $1 मिलता है अमेरिका का। तो वही डॉलर का जो रेट था रुपीस के हिसाब से, तो रुपीस और कम कीमत का हो गया, मतलब हमको और ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए। इन जून 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू सच लो लेवल, है ना। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी जो विदेशी मुद्रा, दूसरे देशों का पैसा जो गवर्नमेंट अपने पास में रिजर्व बना के रखती है पेमेंट करने के लिए, वो बहुत कम हो गया, है ना। हमारे पास इतना भी नहीं बचा कि हम कुछ हफ्ते उस रुपीस को चला सकें, यानी दूसरे देशों की करेंसी हमारे पास बहुत कम हो गई। फिर कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज बैडली शेकन एंड इन जस्ट ओवर अ ईयर इट्स क्रेडिट वर्दीनेस रेटिंग फेल फ्रॉम AAA to BB+ पुट ऑन क्रेडिट वॉच। तो जो कॉन्फिडेंस था दूसरे देशों का हमारे ऊपर, वो कम हो गया, और जो क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स उधार लेने की क्षमता। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आप कितना उधार ले सकते हैं या आपको कितना उधार दिया जा सकता है, वो क्षमता, वो रेट AAA से कम होके BB+ पे पहुंच गया। यानी कि हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दूसरे देशों का कम हो गया
उन्होंने कहा इनको कर्ज या उधार नहीं देना चाहिए, ये लोग वापस नहीं लौटा पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से द कंट्री वॉज ऑन वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड द सिचुएशन immediately policy action to save the situation. In May 1991 the government had leased 20 ton of gold and stock of State Bank of India to enable it sell to the gold with repurchase option. After 6 months RBI was allowed to pledge 47 ton of gold to the Bank of England to raise a loan of 5600 million. मतलब RBI को ढेर सारा पैसा दूसरे देशों के पास में गिरवी के पैसा नहीं, गोल्ड दूसरे देशों के पास में गिरवी के तौर पे रखना पड़ा, तब जाकर उनको लोन वगैरह की अलाउ किया गया। तो ये कारण थे जिस कारण से 1991 की पॉलिसी एलपीजी वाली अप्लाई हुई। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी आई उससे क्या असर हुआ हमारी इकोनॉमी पर। इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इफ़ेक्ट या असर। तो पहला क्या असर हुआ एलपीजी के बाद, इंक्रीजिंग कंपटीशन, यानी कंपटीशन बहुत बढ़ गया। भाई फॉरेन कंपनीज़ को भी आपने अलाउ कर दिया कि आप यहाँ आके बिज़नेस कर सकते हैं। लोकल मार्केट में भी बिज़नेस सबके लिए आपने ओपन कर दिया। एलपीजी की जो पॉलिसी है उसमें कुल मिलाकर बिज़नेस और फैक्ट्री को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस पहले जो थे उन्हें हटा दिया गया। तो उस कंडीशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर मतलब हमारे देश के जो लोग हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। ज़्यादा डिमांडिंग से क्या मतलब है, जैसे आप देखेंगे कि पहले के पुराने समय में हम लोगों के पास में लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी। एक घर होता था, बैलगाड़ी और बैल और खेत वगैरह के सामान ये सब हुआ करते थे, थोड़े कपड़े होते थे लोगों के पास, लेकिन उसी में वो खुश रहते थे। पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1991 आई तो फॉरेन कंपनीज भी मार्केट में आ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि कस्टमर मोर डिमांडिंग, यानी इनको जो गुड्स अवेलेबल थे उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, यानी हमको और चाहिए। और चाहिए से मतलब क्या है, नई नई चीज़ें मार्केट में आने लगी। जब नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं, एडवर्टाइज होता है, तो कस्टमर या आम जनता उसको ख़रीदने की कोशिश करती है, उसे ख़रीदना चाहती है। तो पहले जो व्यक्ति केवल घर के खाने में, थोड़े से कपड़े में और जो घरेलू सामान होते थे उसमें खुश रहता था, उसकी जगह अब उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। उसको टीवी भी चाहिए था, उसको फ्रिज भी चाहिए था, उसको एसी भी चाहिए था, उसको कार भी चाहिए, उसको बाइक भी चाहिए। सब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। मोर डिमांडिंग कस्टमर, यानी कि जनता अब ज़्यादा गुड्स मांगने लगी। फिर थर्ड है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। जब आपने फॉरेन को परमिशन दे दी, फॉरेन के साथ बिजनेस करने की परमिशन दे दी, तो आपको दूसरे देशों की भी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने देश में यूज़ करने को मिल गई। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। उससे पहले हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो हमारे देश की पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। फिर नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब क्या है कि बदलाव करना बिजनेस में ज़रूरी हो गया। जो चेंजेस करेगा बिजनेस और कंपनी में वही आगे जाकर बिजनेस में रह पाएगा। फिर नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे हमारे पास, यानी कि हमारे जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको और डेवलप करने की ज़रूरत हुई कि उनको भाई नई मशीनों का यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाना पड़ा, ट्रेनिंग देनी पड़ी, डेवलपमेंट करना पड़ा। मार्केट ओरिएंटेशन। इससे पहले क्या था, मतलब 1991 से पहले क्या था कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड सोसाइटी थी। प्रोडक्शन ओरिएंटेड सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि माल बना दो, पहले प्रोडक्ट्स बना दो, उसके बाद में उसको मार्केट में बेचा जाएगा। प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो अपने आप बिकने लगेगा, ये वाली सोच थी। लेकिन इसके बाद में 1991 के बाद में मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, यानी कि बाज़ार में क्या चीज़ बिक रही है, पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, उसे प्रोड्यूस किया जाए, उसे बनाया जाए। सेवंथ है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले बजट जो गवर्नमेंट बनाती थी 1991 में, उसमें बहुत सारा पैसा पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी गवर्नमेंट कंपनियों को दिया जाता था तरक्की करने के लिए, बिजनेस करने के लिए।
तो उसको कम कर दिया। गवर्नमेंट ने सीधा सा रूल क्या लगाया कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि जो कंपनियां घाटे में चलेंगी वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। सिक यूनिट्स को सुधारने की, अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, पर अगर वो नहीं सुधरेंगी तो उनको बंद कर दिया जाएगा। ये थे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। अब देखिए इसमें केस स्टडी है 2, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। मिस्टर शेखर इज़ वर्किंग इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मिस्टर शेखर हैं जो खिलौने बनाने की कंपनी में काम करते हैं। ही इज़ वर्किंग एज जनरल मैनेज फाइनेंस इन अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। वो काम क्या करता है? अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट में काम करता है एज अ जनरल मैनेज फाइनेंस, है ना। वन ऑफ द वेंडर अप्रोच, एक वेंडर यानी बेचने वाला, कोई भी जो किसी चीज़ को बेचता है हम उसको क्या बोलते हैं? वेंडर। एक वेंडर उसके पास में पहुंचा टू रियलाइज अ डिस्प्यूटेड पेमेंट फॉर विच ही प्रॉमिस टू गिव 5% कमीशन टू मिस्टर शेखर। उस पेमेंट को लेने के लिए, जिस पेमेंट के लिए उसने मिस्टर शेखर को 5% कमीशन की बात कही थी, मिस्टर शेखर रिफ्यूज़ टू डू दिस। मिस्टर शेखर ने मना कर दिया कि आपको जो पैसा देना है वो बात विवादित है, मतलब उसमें प्रॉब्लम है, वो सही पेमेंट नहीं है, इसलिए रुकी हुई है, आप ये 5% का लालच मुझे मत दीजिए। मिस्टर शेखर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे 5% का कमीशन नहीं चाहिए, है ना। और ऑल्सो वांट वेंडर नॉट टू डू इट अगेन इन फ्यूचर। और जो वेंडर था जिसको पैसे चाहिए थे हमसे, जिसे हम दे नहीं रहे, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसको वार्निंग भी दी कि ऐसा दोबारा भविष्य में मत करना कि कमीशन का लालच देकर मुझसे बात नहीं करना, है ना। तो बताइए इसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाट वैल्यू इज डिस्प्लेड बाय मिस्टर शेखर। यहाँ पर मिस्टर शेखर ने कौन सी वैल्यू दिखाई? तो मिस्टर शेखर ने वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी दिखाई कि उसने ब्राइब यानी कि रिश्वत, जो रियलाइजिंग अ डिस्प्यूटेड पेमेंट, जो पैसा उसका फंसा हुआ है, जो हम दे नहीं रहे हैं, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, उस पैसे को निकलवाने के लिए उसने 5% कमीशन का प्रॉमिस किया था कि मैं उस अमाउंट पे तुमको 5% का कमीशन दूंगा, और मिस्टर शेखर ने उसे मना कर दिया, है ना। दूसरा देखेंगे केस स्टडी। ABC लिमिटेड इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ABC लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो वर्ल्ड के अधिकतर देशों में अपना बिजनेस करती है। दे हैव अ सब्सिडरी इन इंडिया। उनकी एक ब्रांच, सब्सिडरी यानी सहायक, यानी एक ब्रांच इंडिया में भी है। दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिवाली गिफ्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन सब्सिडरी। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया ABC लिमिटेड ने कि दिवाली के गिफ्ट के तौर पर, आइए ना, दिवाली के गिफ्ट के तौर पर हम एम्प्लॉयज़ को इंडियन सब्सिडरी, जो हमारे देश में, बस 3 मिनट और, जो हाँ मैंने ऐसा बोला रहा मीटिंग के लिए, हाँ ठीक। तो जो दिवाली के तौर पर, वो कंपनी क्या सोच रही है कि हम दिवाली के तौर पर उनको दिवाली के समय पर गिफ्ट देंगे एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि इंडियन कल्चर का हिस्सा है, एट द टाइम ऑफ दिवाली फेस्टिवल, विच वैल्यू इज़ रिफ्लेक्टेड बाय ABC कंपनी। तो ABC कंपनी ने क्या कहा कि दिवाली पर हम इंडिया में गिफ्ट देंगे लोगों को, क्योंकि दिवाली इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो बताइए कौन सी वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या है? मोरल वैल्यू। कौन सी वैल्यू यहाँ पर कंपनी शो कर रही है? तो वो बता रही है वैल्यू ऑफ कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर देश के कल्चर को बचाना, उसको बढ़ाना, ये हमारी जवाबदारी होती है। इसलिए वो दिवाली पर गिफ्ट दे रहे हैं ऑन द ओकेज़न ऑफ दिवाली फेस्टिवल, है ना। वो हमारे देश के कल्चर और फेस्टिवल को बचा के रख रहे हैं, उसको मान सम्मान दे रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अपने नोट्स तैयार कीजिए। यहाँ पर आपका ये चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट वाला ख़त्म हो जाता है। कल की गूगल मीट वाली क्लास में और मैं एक बार पूछ लूँगा, आपको जो भी पूछना हो आप पढ़ के रखिएगा अच्छे से। अपनी पूनम गांधी वाली बुक जो भी है आपके पास में, उसमें ये 3rd चैप्टर अच्छे से पूरा पढ़ के रखिएगा और टिक लगा के रखिएगा कि हमें ये चीज़ें सर से पूछनी है। तो मैं आपको समय दूंगा, आप उस समय पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।